अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2023 फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। मतलब कि जो आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो ये रिटर्न उनके लिए है कि जो अ, जिनकी सिर्फ़ इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है ना? ये उनके लिए पर्टेन कर रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह इस पोर्टल को एक्सप्लोर किया जाए। तो सबसे पहले आपने जाना है जी आईआरएस आईआरएस एफबीआर सर्च कर लेना है आपने गूगल पे। और अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप अपना एनटीएन बना सकते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह आप इधर एनटीएन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं एनटीएन की जनरेशन के हिसाब हवाले से। और जैसे ही एनटीएन जनरेट हो जाएगा, आपको मोबाइल पे भी पर्टिकुलर्स आ जाएँगे एनटीएन के, मतलब कि पासवर्ड आ जाएगा और पिन आ जाएगा और ईमेल पे भी, तो वो आपने सँभाल के रख लेने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जैसे मैंने आपने आपको बताया कि आपके पास जब पर्टिकुलर्स आ जाएँगे एनटीएन के, तो आपने आईआरएस पे लॉगिन कर लेना है। तो सपोज़ कर लें जी ये मेरे पास पर्टिकुलर्स है मेरे, तो ये मैं लॉगिन हो गया। मैं इसको डिलीट ही कर दूँ, ये खुला हुआ है मेरे पास पहले। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने जाना है जी डिक्लेरेशन में। ये आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन, तो ये ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। और इसके बाद आपने जाना है जी रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में। इसके बाद आप क्लिक करेंगे सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मेन्यू खुल जाएगा और वो कहेगा जी टैक्स पीरियड डिफाइन करें। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आप ये जो पीरियड है आप ये देख सकते हैं, ये सिलेक्टेबल है। इसका कलर चेंज हो गया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये टैक्स पीरियड माँग रहा है आपसे। तो इसके ऊपर आप लिखेंगे 2023। 2023 सेलेक्ट करेंगे तो ये आगे सेलेक्ट का बटन आ जाएगा। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जनाब ये रिटर्न ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब रिटर्न को किस तरह फिल करना है उससे पहले हम देख लेते हैं रिटर्न की वर्किंग। तो ये थोड़ी-सी मेरे पास रिटर्न की वर्किंग है, जो मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है। यानी कि अगर इस वर्किंग को आप लेके चलेंगे तो ये आपके जो एसेट्स हैं ना, वो कभी भी अनरिकंसाइल्ड नहीं होंगे। तो एक एक इसमें चीज़ आ रही होती है आपकी जो वेल्थ रिकॉन है ना, इसमें आ रही होती है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आपके इनफ्लोज़ हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सैलरी आ रही है, कोई फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, वो सारी इनफ्लोज़ ऐड होके और उसमें से खर्चे निकल के फिर आपके क्लोजिंग बैलेंसेस बनते हैं। तो देख लेते हैं जनाब ये किस तरह चल रही है। अच्छा जी, ये मेरे पिछले साल के एसेट्स आ रहे थे 5 मिलियन, ठीक है? उसमें इस दफ़ा सैलरी ऐड हो गई, 2.5 लाख के मेरे खर्चे निकल गए। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है जी मेरे पास 5.9 मिलियन, यानी कि तकरीबन 59,50,000 के मेरे पास एसेट्स पड़े हुए हैं। और ये मेरे एसेट्स की डिटेल है सारी। अब इसको किस तरह लेके चलना है जी, चलें रिटर्न पे चलते हैं वापस। अच्छा, ये मैंने किस तरह डिटेल ली है सैलरी की, सैलरी का मेरे पास सैलरी सर्टिफ़िकेट पड़ा हुआ था। ये देखें जी, इस तरह का आपका सैलरी का सर्टिफ़िकेट आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है। इसके मुताबिक 12 लाख सैलरी है, उस पे 15,000 टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपके पास इस तरह की सैलरी स्लिप आ रही होगी हर मंथ। तो आप इसको, ये जो आपकी ग्रॉस पे है, इसको आप हर दफ़ा टोटल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, ये इधर से आपकी सैलरी की अमाउंट आ जाएगी और ये जो इनकम टैक्स है, इसको आप टोटल कर सकते हैं। इससे आपका इनकम टैक्स आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ईयरली इनकम टैक्स देखना चाह रहे हैं, अगर आप जून की सैलरी देखेंगे तो इधर आपकी ये टोटल इनकम टैक्स की डिटेल आ जाएगी। तो आपने क्या करना है जनाब, आपने ग्रॉस पे लेनी है और ग्रॉस पे को आप टोटल कर लेंगे जुलाई से लेके जून तक की सैलरीज़ को, यानी जुलाई 22 से लेके 30 जून 23 वाली सैलरीज़ को टोटल कर लेंगे, 12 सैलरीज़ को। और जो जो जून की आखिरी सैलरी स्लिप होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, उसके ऊपर टोटल डिडक्शन आ रही होगी टैक्स की। यानी टैक्स इतना पेबल था पूरे साल का और जून तक कितना रिकवर हो गया। तो जी ये लेके चलते हैं जी। अच्छा, मेरे पास ये सैलरी सर्टिफ़िकेट है, इसके मुताबिक 12 लाख सैलरी है। अब इसको किस तरह लेके चलना है? अच्छा जी, आपने रिटर्न खोल ली और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ किधर किस तरह मैं गया था। ये जनाब डिक्लेरेशन पे जाके सैलरी पे क्लिक किया था
उसके बाद फिर मैंने पीरियड डिफ़ाइन किया था और उसके बाद पीरियड को सेलेक्ट किया था, मेरे पास रिटर्न खुल गई। अच्छा, सपोज़ करें मेरा ये पेज बंद हो गया लाइट या इंटरनेट की वजह से, मुझे दोबारा लॉगिन होना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ड्राफ्ट पे और ड्राफ्ट पे जाके डिक्लेरेशन पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास ये रिटर्न खुली है 2023 की। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये येलो हो जाएगा और फिर मैं जाऊँगा एडिट पे, ये देखें जी, एडिट और डिलीट का बटन है। मैं डिलीट करके दोबारा भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ये सेव होता रहेगा। अच्छा जी, मेरे पास सैलरी आ रही है जी, ये देखें जी 12 लाख। तो सबसे पहले टैब है जी एम्प्लॉयमेंट सैलरी का, इधर मैं लिख दूँगा जी 12 लाख। ये मेरी सैलरी ऐड हो गई और साथ में कैलकुलेट का बटन प्रेस कर दूँगा एक बार, अगर कै ज़्यादा भी दफ़ा भी कर सकते हैं, अगर मैं कैलकुलेट का बटन प्रेस नहीं करूँगा, तो अगर मेरा इंटरनेट चला जाएगा तो ये जनाब ये सेव नहीं होगा। अच्छा, ये मेरी सैलरी की डिटेल आ जाएगी। अब मैं जाऊँगा जनाब जो टैक्स डिडक्ट हुआ है सैलरी पे और दूसरी चीज़ों पे, उसके बारे में मैं क्या अलग करूँगा। सैलरी का टैब आपका फिल हो गया, एम्प्लॉयमेंट वाला टैब, अब आपने जाना है टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो जो सैलरी का अब टैक्स होता है वो होता है एडजस्टेबल टैक्स। तो आपने जाना है जी एडजस्टेबल टैक्स के टैब में। इधर जाके ये सेकंड पे ये आ रहा है जनाब सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ अंडर सेक्शन 149। तो मेरा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है 15,000। तो मैं 15,000 इधर लिख दूँगा और फिर कैलकुलेट का बटन प्रेस कर दूँगा। ये जो कंप्यूटेशन का टैब है जहाँ मेरा एरो आप देख सकते हैं, ये टोटल इनकम और टोटल जो आपका टैक्स है और जो डिडक्ट हुआ है, वो दिखा रहा होता है, कितना पेबल बन रहा है, वो दिखा रहा होता है। अच्छा जी, ये देखें 12 लाख मेरी सैलरी थी, टैक्स चार्जेबल भी 12 लाख था, ये देख लें, सॉरी 15,000 था और मेरा डिडक्ट कितना हो गया 15,000। तो मेरा कोई भी रिफंडेबल नहीं बन रहा, ये देख सकते हैं आप, और कोई भी लायबिलिटी नहीं निकल रही। ये डिमांडेड इनकम टैक्स अगर इधर फिगर आ रही होगी, इसका मतलब ये है कि आप टैक्स पे करेंगे तो रिटर्न सबमिट होगी, और रिफंडेबल में फिगर आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका टैक्स ज़्यादा कट गया, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं। अच्छा जी, ये तो मेरा सैलरी भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना मेरे पास एक सिम थी ज़ोंग की, तो उस पे भी मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह आप, अगर आपके पास ज़ोंग है, यूफ़ोन है, टेलीनॉर है, मोबलिंक कोई भी सिम है, तो आप जो आपका मोबाइल ऑपरेटर है उसके ऐप से लॉगिन करके आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप उनको कॉल करके मँगवा सकते हैं, आप ईमेल करके टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मँगवा सकते हैं। तो अच्छा, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये बता रहा है कि मेरा जनाब टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। अच्छा जी, ये मैं इधर से हाइड हो गया। अच्छा, वो कह रहा है कि 14,771 पे मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। तो सपोज़ कर लें मैं कोई भी फ़िगर डाल देता हूँ। अच्छा, टैक्स की फ़िगर किस तरह डालनी है आपने मोबाइल फ़ोन पे? अ, ये भी आपका एडजस्टेबल है। जिस तरह आपका था सैलरी का, उस तरह ये भी एडजस्टेबल है, तो आप एडजस्टेबल के टैब में ही जाएँगे, टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स, और उसके बाद एडजस्टेबल टैक्स के टैब में क्लिक करेंगे। अच्छा, इधर सेक्शन लिखा आ रहा है, ये देखें जी, 236। तो इधर भी आप 236 में जाएँगे, ये देखें जी, सेल फ़ोन बिल। तो आपका कोई भी है, सपोज़ अगर टेलीफ़ोन है तो आप पीटीसीएल का है तो पीटीसीएल में डाल देंगे, सेल फ़ोन का है सेल फ़ोन में डाल देंगे, इंटरनेट का है तो इंटरनेट में डाल देंगे, जो जिस हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। अगर आप पीटीसीएल के बिल्स देखें तो उसके ऊपर भी डब्ल्यूएचटी लिखा आ रहा था, यानी कि विथहोल्डिंग टैक्स, तो वो भी एडजस्टेबल है, वो भी यही इनकम टैक्स ही है। तो उसको भी आप सम करके डाल सकते हैं, उसका सर्टिफ़िकेट भी आप निकाल सकते हैं। अपने पीसीएल के लॉगिन होके, या नया टेल है या कोई भी आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा जी, मेरा है जी कि सेल फ़ोन बिल। अच्छा, अब इसको आपने यूज़ किस तरह करना है? सैलरी में तो ये देखें, सिंपल आपका ये वाइट ये बॉक्स था, इसमें आपने फिगर्स पंच करके कैलकुलेट का बटन दबा लिया। अब मैंने करना है जी सेल फ़ोन बिल। अच्छा, इनके जिनके आगे प्लस है, इसका मतलब ये है कि ये फर्दर डिटेल्स माँग रहे हैं। अब मैं सेल फ़ोन के आगे अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे से डिटेल माँगेगा। ये आपका सेल फ़ोन नंबर माँगेगा, जो भी आप डिटेल्स देना चाहें, सपोज़ मैं कोई भी डिटेल्स मैंने दे दी हैं।
ये जी मेरी प्रीपेड सिम है और जोंग। तो आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं अपने हिसाब से भी। तो ये देखिए ये मेरा नंबर आ गया, ये टाइप आ गई जी प्रीपेड सिम में, और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरा ₹234 कट गया है और कैलकुलेट की मैं प्रेस कर दूँगा। वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? ये इसके बगैर भी चल जाएगा। वैल्यू भी देना चाहें तो वैल्यू भी दे सकते हैं। जो सर्टिफ़िकेट पे लिखी होगी उसके हिसाब से आप वैल्यू भी देख सकते हैं। वैसे वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि वैल्यू के बगैर ही आप चलने दें इसको। अभी वो फ़िगर्स माँग रहा है कोई ना कोई। अच्छा जी, ₹234 कट गया ज़ोंग पे। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्यूटेशन पे जाते हैं। तो जनाब 12 लाख सैलरी थी, उस पे 15,000 टैक्स बन रहा था, और विथहोल्डिंग इनकम टैक्स कितना कट गया मेरा, 15,234, और ये रिफंडेबल इनकम टैक्स मेरा आ गया ₹234, जो सेल फ़ोन पे डिडक्ट हुआ है। तो ये मेरा बताने का पर्पज़ था कि अगर आपका ज़्यादा हेड्स में भी कट गया तो ये फ़ायदा ही है। अगले सालों में अगर आपकी कोई लायबिलिटी निकलती है तो उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं जनाब इधर। ये मैंने फ़िल कर दिया जी। ये मेरा सैलरी जो है ना, सैलरी मेरी एडजस्ट हो गई। अच्छा, इसके बाद हमने चलना है इसको, चाहे आप ख़त्म कर दें ड्रॉप डाउन को। अच्छा, इसके बाद 2-3 पार्ट्स हैं इसके, इनफ्लोज़, एक्सपेंसेस और एसेट्स। इनफ्लोज़ हमने कर लिया, सैलरी कर ली, इसके बाद हम जाएँगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस की मैंने डिटेल बनाई हुई है जनाब, मेरे 2.5 लाख के टोटल एक्सपेंस हुए हैं। तो मैं अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में डाल दूँगा। मैंने जो टोटल किया हुआ है आप सेपरेट भी कर सकते हैं, रेंट भी डाल सकते हैं, टैक्सेस भी डाल सकते हैं, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, इंश्योरेंस के, मेडिकल, एजुकेशनल क्लब। तो ये आप सारे सेपरेट भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए टोटल किया हुआ है कि मैं आपको सिर्फ गाइड करने के लिए बता रहा हूँ। अगर मेरे पास इतनी फर्दर डिटेल हो तो मैं सारे हेड्स में सेपरेट सेपरेट लिखूँ। मतलब आप अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का टोटल करना चाहते हैं तो आप टोटल करके इधर लिख लें, कोई मसला नहीं है। मैंने वैसे इन टोटल ही लिख दिया है। कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अच्छा, ये मैंने दो दो चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं आऊँगा पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे। अब एसेट्स में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं जनाब, आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आ रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आ रही है, बिज़नेस कैपिटल ये आपसे पर्टेन नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट आपसे पर्टेन नहीं कर रही, व्हीकल आ रही है जनाब, प्रीशियस पोज़ेशन आ रहा है, हाउस होल्ड इफ़ेक्ट आ रहे हैं यानी कि फर्नीचर वगैरह, पर्सनल आइटम्स यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह, मोबाइल, कैश की डिटेल आ रही है जनाब कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है, और एनी अदर एसेट्स आ रहे हैं, कुछ भी प्राइस बॉन्ड्स व्हाट्सोएवर, कोई भी, ये चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। तो देख लेते हैं जनाब। अच्छा, मैंने क्या ऐड करना है? अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मुझे सारी चीज़ें ना जो है ना ऐड करनी पड़ेंगी। अगर सपोज़ आपने प्रायर ईयर की रिटर्न की हुई है तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, इम्पोर्ट प्रीवियस डाटा। जैसे ही आप 2023 का फॉर्म खोलेंगे तो आपने क्लिक करना है इम्पोर्ट प्रीवियस डाटा, तो ये सारा डाटा आपके पास आ जाएगा, जो पिछले साल में फ़िल किया होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने पिछले साल में रिटर्न नहीं की हुई 22 वाली, तो मेरे पास नहीं आ रहा। तो आप इसको तो ये ऐसे ही है कि जिस तरह मैं फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर आप सब्सीक्वेंटली प्रीवियस ईयर्स में अपनी रिटर्न कर चुके हैं तो आपने सिंपल जो है ना इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक करना है तो सारा डाटा आ जाएगा। तो जनाब देख लेते हैं सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है जी। अच्छा, मेरे पास प्रॉपर्टी की डिटेल आ रही है, और ये है जी कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेज़िडेंशियल, ये रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है? और मेरे पास ये रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी आ रही है तो मैं इसको ऐड कर लूँगा। तो सिंपल मेरे पास डिटेल ऐड है, मैं इसको इधर पेस्ट कर दूँगा, सिंपल जी। और इसमें आपने डिटेल क्या-क्या पेस्ट करनी है ये देख लें जी। कमर्शियल है, रेज़िडेंशियल है, प्लॉट है, एरिया और सिटी, और इतनी डिटेल में अगर आप ना भी दें तो बस ठीक है। हाउस नंबर बता दें जी, और मैं इधर कह देता हूँ जी कि रेज़िडेंशियल
और मैं मरलास की डिटेल देता हूँ। 5 मरला। अच्छा, ऊपर वाली फ़ील्ड करना लाज़मी है, लेकिन ऊपर वाली फ़ील्ड से ना वो डाटा उठा नहीं रहा। तो ये देखें जी, हाउस नंबर 10 स्ट्रीट नंबर 1 रेजिडेंशियल 5 मल्ला एबीसी सोसाइटी लाहौर। तो ये मेरे पास ऐड हो गया। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं इसको दोबारा ऐड भी कर सकता हूँ। मल्टीपल एंट्रीज़ भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? तो इसको आप देख लीजिएगा। मल्टीपल एंट्रीज़ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा जी, इसमें मेरे घर की वैल्यू है जी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख। तो मैं फिगर्स को पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, वर्किंग का यही फ़ायदा है कि आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये भी मेरा हो गया। इसके पास मेरे पास है जी मोटर व्हीकल। तो ये आ रही है जी मोटर व्हीकल। इसमें आप कार ऐड कर सकते हैं, मोटर बाइक, साइकिल, व्हाट्सएवर जो भी आपके पास प्लेन है तो वो भी ऐड हो जाएगा। जनाब प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये डेटर्स वाला खुल गया। मोटर व्हीकल ये है 7008 ये मेरे पास आ गया। अच्छा, ये क्या मांग रहा है जी? व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यूज़ कौन सा है जी, मेक, मॉडल, इंजन कैपेसिटी। तो ये जनाब मेरे पास मोटरसाइकिल की डिटेल है। आप उसको थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर सकते हैं जी। मोटरसाइकिल सीरीज 70 और एटलस होंडा। तो ये मेरे पर्टिकुलर्स पूरे हो गए। अच्छा, मैं ऊपर इस वजह से लिख रहा हूँ कि वो ऊपर से फिगर नहीं उठा रहा। आई एम सॉरी टू से, अगर मैं ऊपर से वो ये वर्डिंग उठा रहा होता तो मैं ऊपर ना लिखता। मतलब ये हाउस नंबर 10 स्ट्रीट नंबर 1 वो 2-2 दफ़ा कर लेता, क्योंकि नीचे भी मैंने लिखा हुआ था, लेकिन ये वाला फर्स्ट वाली जो रो है उसके वो पर्टिकुलर्स नहीं उठा रहा, ठीक है ना? तो मैं इस वजह से। अच्छा, अब ये देखिएगा, मोटरसाइकिल एलई मैंने ये डिटेल लिखी है और उसके बाद इसको ये सारा आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए था और उसके बाद ये आनी चाहिए था। लेकिन जब मैं इसको ओके करूँगा तो सिर्फ़ ये डिटेल आ रही होगी। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा जी। ये देखिए जी, LE12। तो उससे पहले जो मोटरसाइकिल LE12 जो मैंने लिखा था वो नहीं आ रहा। तो इस वजह से वो फिल करना कंपल्सरी है, तो इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, 85,000। तो ये 85,000 आ गया। ये मेरे पर्टिकुलर्स फिल हो गए। अच्छा जी, कैश एट बैंक। अच्छा, कैश एट बैंक के लिए आप क्या करेंगे, आप एनी अदर एसेट में जाके ऐड करेंगे और आप लिखते हैं जी कैश एट बैंक स्लैश जो भी आप सपोज कर दें जी, प्राइस बॉन्ड्स व्हाट्सोएवर। तो जी, ये कैश एट बैंक मेरे पास ये है जी। ये आप बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस ले सकते हैं 30 जून 2023 का। ये भी हो गया। अच्छा जी, इसके बाद फर्नीचर है मेरे पास 4.5 का। अच्छा, फर्नीचर आप कहाँ ऐड करेंगे? हाउस होल्ड इफेक्ट में। ये आप ऐड कर लेंगे इस तरह। इसके बाद मोबाइल फ़ोन और ये लैपटॉप मैं कंबाइन करूँगा। पर्सनल आइटम्स में 142,000 ये आप देख सकते हैं जनाब। 142,000। अच्छा, ये सारा मेरा ऐड हो गया। अच्छा जी, और कैश प्राइस बॉन्ड्स ये मैं इनको कर दूंगा कैश नॉन बिजनेस में। और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये देख सकते हैं आप। इस वर्किंग को लेके चलने का पर्पज़ यही है कि आपके पास आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह ये फिगर्स आ रही हैं। तो ये कैश इन हैंड मैंने बैलेंसिंग फिगर ली हुई है, सारे इनफ्लोज में से एक्सपेंसेस निकाल के जो बैलेंसिंग फिगर है ये देख सकते हैं आप। तो ये वर्किंग मैं अटैच कर दूंगा इसकी लिंक, तो आप इसको गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सारा हो गया। अच्छा, अब हम लिखेंगे जी प्रीशियस पोजेशन, जो ज्वेलरी है वो इधर आएगी।
तो इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप ये माइनस का साइन ही लगा दीजिएगा। ये जो ज्वेलरी है मेरे पास, और ये क्या था, डोरी जो है सपोज़ हस्बैंड को मिली है शादी के वक़्त वाइफ़ से, तो वो उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं है ना। तो डोरी हो गई, इनहेरिटेंस हो गई, मतलब सपोज़ अगर घर भी इनहेरिटेड है तो उसकी वैल्यू आप 0 ही लिखोगे। आपको पेरेंट्स से घर मिल गया, इनहेरिटेंस, तो एग्रीकल्चर लैंड हो मिल गई इनहेरिटेड, तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये गोल्ड था मेरे पास, तो इसकी वैल्यू भी हम 0 ही रखेंगे। कैलकुलेट कर देंगे। ये जनाब देख लें, मेरी एसेट 5950 और ये 5950, तो ये जनाब मेरे एसेट जो है ना ये टैली कर गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, दो चीज़ें हो गई, इनफ्लोज हमारे हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, सॉरी 3 चीज़ें हो गई, और पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ हो गई। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम होती तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती तो इस तरह आप डिटेल्स दे सकते थे। जी, एग्रीकल्चरल लैंड जितने भी 14 एकर्स और वो मौज़ा दिस सेंटिस और तहसील ये और वो सारे आप डिटेल दे सकते थे। प्लॉट होता तो सिंपली प्लस पे क्लिक करते आप, इधर ये डैश लगा कर नीचे कोई भी आप डिटेल दे सकते जी कि 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट, सोसाइटी दिस और सिटी दिस व्हाट्सएवर, तहसील दिस, आप पूरी डिटेल भी दे सकते हैं। मैंने देखें इतनी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं दी, आप डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, तहसील लाहौर, आप पूरी डिटेल दे सकते हैं उसकी। तो अच्छा, सबसे पहले हमने एम्प्लॉयमेंट में जाकर सैलरी ऐड की थी, मैं आपको दोबारा गो थ्रू करवा दूँ। उसके बाद हम टैक्स चार्जेबल में जाके हम एडजस्टेबल टैक्स में गए थे। इसमें हमने अंडर सेक्शन 149 पे फिगर्स पंच की थी, हाथ से कैलकुलेट का बटन दबाया था। फिर हमने प्लस पे क्लिक करके 236 जो है, सेल फ़ोन का मेरे पास सर्टिफिकेट था, तो मैंने प्लस पे क्लिक करके पर्टिकुलर्स दिए थे, और जो मेरी विथहोल्डिंग थी उसकी मैंने डिटेल दे दी थी सारी, जो मेरा सेल फ़ोन पे पूरे ईयर पे डिडक्ट हुआ था, जुलाई 22 से लेके 30 जून 23 तक। फिर मैंने एक्सपेंसेस की डिटेल दी थी, आप भी दे सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं और स्पेसिफिकली भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर्सनल एसेट्स की डिटेल दी थी मैंने अपनी वर्किंग से देख के। अच्छा, अब हमारा 90% काम हो गया, अब हम आ जाएंगे रिकॉन पे। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसेस मैंने रिकॉन्साइल किए हुए थे या कंप्यूट किए हुए थे 5 मिलियन, तो ये आप खुद ही लिख सकते हैं। अगर आपने पहले रिटर्न की हुई है तो ये ओपनिंग बैलेंसेस पहले से आ रहे होंगे, समझ लग रही है ना आपको? आपको दोबारा से हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सपोज़ अगर मैंने 2022 की रिटर्न की होती तो ये जो फिगर है ये खुद ही आ रही होनी थी। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसेस मैंने लिख दिए, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर और ये नेट एसेट्स करंट ईयर है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इनफ्लोज़, तो इनफ्लोज़ जो है, इनफ्लोज़ में हम लिखेंगे इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न फॉर टैक्स ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। जो हमारी सैलरी होती है वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स होती है और 7031 कोड में आएगी। तो ये जो मेरा 12 लाख था, ये 7031 के कोड में आएगा। कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। जनाब ये देखें, मेरी अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट कोई नहीं आ रही, तो मेरी जनाब रिटर्न पूरी हो गई है। तो सबसे पहले लास्ट में रिकन्सिलेशन में जाके आपने हमेशा ये देखना है कि आपकी अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट 0 आ रही हो। अगर अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट 0 नहीं आ रही तो आपने इसको 0 करना है लाजमी। अच्छा जी, इसके बाद आप जाएंगे रिटर्न, आपने कैलकुलेट कर ली, रिटर्न पूरी होगी आपकी, सैलरी डाल ली एम्प्लॉयमेंट में, एडजस्टेबल टैक्स में आपने सैलरी का टैक्स और सेल फोन का या इंटरनेट व्हाट्सएवर कोई भी एडजस्टेबल टैक्स डिडक्ट हुआ हो, पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल आ गई, एसेट्स की डिटेल आपने ऐड कर ली, और एंड पे आपने रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आके आपने इधर फिगर्स ऐड कर ली। सपोज अगर आपकी फॉरेन रेमिटेंस आ रही होती तो आप फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट इधर ऐड कर देते, ठीक है ना? तो अगर फॉरेन रेमिटेंस भी है तो आप इनफ्लोज में ये देखें, आप इसको जितने मर्जी आप इधर इनफ्लोज में फॉरेन रेमिटेंस लिख लें, ठीक है ना? तो आप इसको बढ़ा सकते हैं जिस तरह भी आप बढ़ाना चाहें। मेरे केस में फॉरेन रेमिटेंस नहीं है, तो ये देख लें जी, ये रिकंसाइल कर गई है। इसके बाद आपने एट्रीब्यूट पे जाना है, रेजिडेंट स्टेटस रेजिडेंट, सेव कर लें। वेरिफिकेशन के लिए जो आपके पास पिन आया होगा वो आप पिन लगाएंगे, और पिन लगाने के बाद सिंपली आप सबमिट कर देंगे, ठीक है ना?
और बस उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद आपकी रिटर्न जो है ना, ये कंप्लीटेड टास्क में शो होना शुरू हो जाएगी। कंप्लीटेड टास्क में जाके डिक्लेरेशन में, और ये आपके पास रिटर्न होना शुरू हो जाएगी। मैंने क्योंकि 2020 तक की है इसकी, तो इस वजह से शो नहीं हो रही, और ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये इधर से निकल के कंप्लीटेड टास्क में शो होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद सपोज़ ये 2023 की रिटर्न होती है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता और व्यू पे जाता, और ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया। तो ये थी जनाब इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से वीडियो। थैंक यू सो मच। बाकी ये मैं उधर छोड़ दूँगा लिंक, ये वर्किंग का। तो ये वर्किंग को आपने लेके चलना है। ये देखें जी, इसको इसको आपने रिकंसाइल करना है। ये 5950 माइनस 5950, ये वर्किंग जब आपकी रिकंसाइल हो जाएगी ना, तो सारा कुछ आपका रिकंसाइल हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहे हैं तो ये आप जो है ना, ये देखें, अगर मैं इसको 6 मिलियन कर दूंगा ना, तो ये देखें उसने इसको छेड़ लिया। तो ये वर्किंग आपने हमेशा साथ लेके चलनी है। हाँ, इसमें अगर आपके एक से ज़्यादा एसेट्स हैं तो आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से ये देखें, ये 5950 माइनस ये सारे माइनस किए हुए हैं। तो अगर आप इधर ज़्यादा एसेट्स ऐड करें तो इसमें से आपने वो माइनस भी करने हैं उसको टैली करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 468396 1। तो ये मेरा व्हाट्सएप है भाइयों। तो किसी भी किस्म की आपको मदद चाहिए हो रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।